सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करा रहा हूँ आपको यूपीएससी आरओ और पीसीएस में आने वाली टेस्ट सीरीज़। आज उसका ये 5वां डे है, 5 डे है आपका। मैं कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम 5000 क्वेश्चंस कराऊंगा, 5000 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और हर बार आते हैं, आए हुए भी हैं। आप देख लें, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। 2021 में आया हुआ है। अगर मेरी वॉइस स्लो है तो आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन सी। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो 1820, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो 1820 से लेकर 1891 में बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे, जो 1800 के दशक की शुरुआत में राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन को जारी रखने में कामयाब रहे। ये एक प्रसिद्ध लेखक, बुद्धिजीवी और सबसे बढ़कर मानवता के कट्टर समर्थक भी थे। उन्होंने 1849 में भारत में पहला अस्थायी लड़कियों का स्कूल बेथ्यून स्कूल स्थापित करने के लिए जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून का समर्थन किया। दिसंबर 1850 में बेथ्यून ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को स्कूल के सचिव के रूप में नियुक्त किया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम प्रश्न दूसरे की तरफ आगे बढ़ें तो बुट डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी केवल 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। यानी बुट डिस्पैच जो है सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की गई थी इसमें। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो बुट डिस्पैच में ये चीज़ें हुई थी। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो चार्ल्स बुट एक ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ और संसद के सदस्य थे। उन्होंने 1846 से 1852 तक राजकोष के कुलाधिपति के रूप में काम किया। बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बने और 1854 में उनके द्वारा बुट डिस्पैच गवर्नर जनरल लाल डलहौजी को भेजा गया। इस दस्तावेज को एक तरह से ये डॉक्यूमेंट था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा गया। बुट डिस्पैच को अंग्रेजी का जो है एक तरह से मैग्ना कार्टा कहा गया, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुट डिस्पैच। अब हम प्रश्न तीसरे की तरफ आगे बढ़ें तो तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इसमें 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और आपका प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, तीनों से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव सबसे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद द्वारा सामने रखी गई। फिर 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त किया, जिसके पास शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी थी। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले इस समिति के अध्यक्ष थे। तो उसी समय ये कहा गया कि मैकाले एजुकेशन वालों को ही जो है ब्रिटिश में ज़्यादातर जो है एक तरह से उनको आगे रखा जाएगा, यानी ब्रिटिश के संसद में हो या ब्रिटिश का कोई भी लॉ बन रहा है तो उसमें उनको सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। चौथा प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बनारस में संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, यानी जो कलकत्ता मदरसा है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, पहला जो युग्म है, पेयर है, वो गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा आपका सही। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स और जोनाथन डंकन जैसे भारत में ब्रिटिश प्रशासकों की पहली पीढ़ी ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत का एक गौरवशाली अतीत था जो बाद में खराब हो गया। इन विद्वानों और प्रशासकों को प्राच्यविद कहा जाता है। वो भारतीय भाषाओं और परंपराओं को सीखने और प्रचार करने के इच्छुक थे। उन्होंने सोचा कि इससे भारत की बेहतर समझ हासिल हो सकेगी, जो अंततः इस देश पर उनके शासन को और ज़्यादा मजबूत करेगी। इसलिए 1794 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी।
तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? जोनाथन डंकन। क्लियर? जोनाथन डंकन, ये नाम याद रखना। फिर उसके बाद में आप देखो कलकत्ता में जो मदरसा था वो वारेन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? आप इसको बताएं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? ये करा था रिचर्ड वेल्सली ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्लियर? चलो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है ये, पॉलिटिक्स का सेगमेंट भी आ जाता है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि थोड़ी सी राजेंद्र प्रसाद साहब की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के दौरान इस भूमिका पर काम किया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये जो सेगमेंट हम चला रहे हैं ये इंडिपेंडेंस टू पार्टीशन, ठीक है, इसी के बाद से पॉलिटी वाला सेगमेंट शुरू होगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दूसरा प्रश्न, क्रिप्स मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर वह हस्ताक्षर करे। तीसरे प्रश्न की तरफ हम अगर आगे बढ़ें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। सर तेज बहादुर सप्रू, केसी नियोगी और पीसी जोशी के बारे में बात करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, तीनों आपके सही हैं। तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, केसी नियोगी सदस्य थे संविधान सभा के और पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। अब प्रश्न चौथे की तरफ हम आगे बढ़ें तो भारत की किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, इसके बारे में बताना है। कुछ घटनाएं हैं उन पर विचार करना है आपको। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका सबसे पहले बी राइट आंसर आपका होगा, 3, 2, 1 और 4। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1953 में भारत ने सभी भारतीय एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके तहत 2 निगमों का गठन किया गया, एक घरेलू सेवा के लिए जिसे इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 के बाद में दूसरा है, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। फिर पहला, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी। फिर चौथा जो है, यानी ये एक तरह से पेयर आपको बनाना है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है जो दिया नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। रेडक्लिफ समिति को किसके लिए चुना गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का परिसीमन करने के लिए सर रेडक्लिफ, इसीलिए उसको रेडक्लिफ लाइन भी कही जाती है। और ऐसे ही भारत चाइना के बीच में सर मैकमोहन ने लाइन, एक तरह से इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, सर मैकमोहन ने, ठीक है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति की। रेडक्लिफ समिति में प्रत्येक मामले में 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम न्यायाधीश शामिल थे और उन्होंने गंभीर बाधाओं के तहत काम किया। रेडक्लिफ को भारत के बहुत सीमित के ज्ञान के साथ और पुराने नक्शों और जनगणना सामग्री के उपयोग के साथ सीमाओं को खींचने और विवादित बिंदुओं को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर तय करना अनिवार्य था। यानी ये बहुत जल्दी जो है फैसला लिया गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित।
ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, पॉलिटी में भी आ जाता है और ये हिस्ट्री में भी आ जाता है। तो ये 6 प्रश्न हैं, 6 क्या टोटल आपके उधर 5 उधर हो गए और 6 इधर, लगभग 10-11 क्वेश्चन हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको शेयर करिए ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।